नेक्स्ट चैप्टर जो बच्चों हम समझने जा रहे हैं ये है प्लांट ब्रीडिंग। प्लांट ब्रीडिंग एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 9 है। एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर 9 में 2 सेक्शन होते हैं। उसमें पहला पार्ट आता है एनिमल ब्रीडिंग का और दूसरा पार्ट आता है प्लांट ब्रीडिंग का। एनिमल ब्रीडिंग को हम एक तरह से ये भी कह सकते हैं डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल, जिसे बच्चों आप लोग जूलॉजी के अंदर पढ़ते हैं। उसी में अगला सेक्शन आता है प्लांट ब्रीडिंग, या इसे हम डोमेस्टिकेशन ऑफ प्लांट भी कह सकते हैं। डोमेस्टिकेशन ऑफ प्लांट भी इसी को कहा जाता है। और ये प्लांट ब्रीडिंग वाला सेक्शन अब हम यहां समझ रहे हैं। प्लांट ब्रीडिंग समझ में आया? चैप्टर नंबर 9 का ही सेकंड पार्ट आप कह सकते हो। चैप्टर 9 में पहला पार्ट एनिमल वाला है, दूसरा प्लांट वाला है। ये प्लांट वाला सेक्शन हम समझने जा रहे हैं, प्लांट ब्रीडिंग। प्लांट ब्रीडिंग को एक तरह से बच्चों में ये कह सकता हूं कि प्लांट ब्रीडिंग में हमें 2 प्लांट की वैरायटी का आपस में क्रॉस करना है और एक नई वैरायटी का फॉर्मेशन करना है। एक तरह से ये जेनेटिक्स का एप्लीकेशन ही है। जेनेटिक्स में हम क्या करते थे, एक प्लांट का दूसरे प्लांट के साथ क्रॉस कराते थे। अच्छा, क्रॉस कराने के बाद हम नया प्लांट तैयार करते। तो जो जेनेटिक्स में हमने पढ़ा है उसका एक अप्लाइड पार्ट ही प्लांट ब्रीडिंग कहलाता है। इसमें हम यही करेंगे, एक वैरायटी लेंगे, दूसरी वैरायटी लेंगे, क्रॉस करा के नई वैरायटी का फॉर्मेशन करेंगे। और नई वैरायटी भी ऐसी बनाएंगे जो दोनों पेरेंटल प्लांट से सुपीरियर होगी, मतलब अच्छी वैरायटी का हम यहां पर फॉर्मेशन करने जा रहे हैं। क्लियर? ये बच्चों प्लांट ब्रीडिंग कहलाता है। आप लोग सभी जानते हैं इंडिया बच्चों एक एग्रीकल्चर कंट्री है। इंडिया इज एन एग्रीकल्चर कंट्री। छोटी छोटी क्लासों से हम पढ़ते आ रहे हैं कि इंडिया इज एन एग्रीकल्चर कंट्री। अच्छा, इंडिया एग्रीकल्चर कंट्री क्यों है इसको प्रूव करने के लिए आपके एनसीईआरटी ने बहुत इंपॉर्टेंट डेटा दिया है। एनसीईआरटी कहती है कि हमारे इंडिया के अंदर हमारी जीडीपी का 33% पार्ट एग्रीकल्चर से मिलता है। जीडीपी मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इंडियन गवर्नमेंट को कई चीजों से इनकम होती है, बहुत सारे से, रेलवे से, माइनिंग से, ट्रांसपोर्ट से, कई चीजों से इनकम होती है। उस इनकम का एक बहुत मेजर पार्ट 33% पार्ट ये बच्चों एग्रीकल्चर पर बेस्ड होता है। यानी इंडिया की इकोनॉमी बहुत कुछ एग्रीकल्चर पर बेस्ड है। अच्छा, इससे भी एक इंपॉर्टेंट डेटा आता है एम्प्लॉय फ्रॉम एग्रीकल्चर। मतलब आज भी अगर हम बात करें, इंडिया के मैक्सिमम लोग अपनी इनकम के लिए एग्रीकल्चर पर ही बेस्ड है। कितने? 62%। मतलब मैक्सिमम लोग आज भी खेती ही करते हैं और अपने परिवार को चलाते हैं खेती से ही। तो मुझे बताओ, इंडिया में ज्यादातर काम एग्रीकल्चर पे बेस्ड होता है, इंडिया की इकोनॉमी एग्रीकल्चर पे बेस्ड है, तो हम कह सकते हैं इंडिया इज एन एग्रीकल्चर कंट्री। ये जो दोनों डेटा है ये याद भी रखना है। जीडीपी 33% है और एम्प्लॉयमेंट 62% होता है। जब बच्चों इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था, आजाद हुआ था, 1947 की बात करें, 1947 के बाद इंडिया के सामने सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह आई थी कि 1947 के बाद इंडिया की पॉपुलेशन बहुत तेजी से बढ़ी थी। इंडिया की पॉपुलेशन बहुत तेजी से बढ़ रही थी। अच्छा, पॉपुलेशन तो बढ़ गई, लेकिन उस बढ़ी हुई पॉपुलेशन को फूड की सप्लाई कैसे करें, यह एक बहुत ही मेजर चैलेंज इंडियन गवर्नमेंट को फेस करना पड़ा। मतलब आजादी के बाद जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी यही थी कि बढ़ी हुई पॉपुलेशन को फूड कैसे सप्लाई किया जाए, कैसे फूड सप्लाई किया जाए। इस फूड को सप्लाई करने के लिए उस टाइम के साइंटिस्ट लोगों से सजेशन मांगे गए कि आप बताइए कि फूड की सप्लाई कैसे कैसे करें। तो उस टाइम के साइंटिस्ट लोगों ने अलग अलग सजेशन दिए। कुछ साइंटिस्ट लोगों का कहना था कि मान लीजिए हम इतने एरिया में खेती कर रहे हैं, तो क्यों न खेती का एरिया बढ़ाया जाए, मतलब इस एरिया को और बढ़ाया जाए, मतलब खेती करने का एरिया बढ़ाए। और सीधी सी बात है, खेती करने का एरिया बढ़ेगा, प्रोडक्शन भी बढ़ेगी, क्योंकि एरिया बढ़ा रहे हो तो प्रोडक्शन बढ़ेगा। यानी हम एक्रिएज को बढ़ा रहे। एनसीईआरटी में वर्ड मिलेगा एक्रिएज, मतलब एरिया को बढ़ा रहे, और एरिया बढ़ाएंगे तो प्रोडक्शन बढ़ेगा। ऐसा करने से वाकई में प्रोडक्शन बढ़ा, लेकिन बच्चों ये उस रेट से नहीं बढ़ पाया जिस रेट से हम बढ़ रहे थे। मतलब हमारी पॉपुलेशन बहुत तेजी से बढ़ रही थी, मतलब यहां पर एरिया बढ़ाने से भी उतना प्रोडक्शन नहीं बढ़ पा रहा था। फिर और सजेशन मांगे गए, तो साइंटिस्ट लोगों ने सजेस्ट किया कि अच्छे मैनेजमेंट के साथ खेती की जाए। अच्छे मैनेजमेंट मतलब पूरे फील्ड को अच्छे से कवर कर लो ताकि इसमें अदर एनिमल कोई नुकसान ना कर पाए। साथ ही साथ इस फील्ड में टाइम पर इरिगेशन करो, मतलब हर काम परफेक्ट टाइमिंग के साथ करो। अच्छे मैनेजमेंट के साथ खेती की जाए। अच्छे मैनेजमेंट से खेती करते हैं तो इससे भी प्रोडक्शन बढ़ता तो है, लेकिन उस रेट से नहीं बढ़ता जिस रेट से हम बढ़ते जा रहे थे। फिर और सजेशन मांगे गए, तो वहां पर साइंटिस्ट लोगों ने सजेशन किया कि जो वैरायटी हम ग्रो कर रहे हैं इसके ऊपर पेस्ट वगैरह का अटैक हो जाए, तो क्यों ना इन पेस्ट को हटाने के लिए पेस्टिसाइड डाले जाए, सोइल की फर्टिलिटी को बढ़ाने के लिए फर्टिलाइजर डाले जाएं।
तो पेस्टिसाइड डाले गए, फर्टिलाइजर डाले गए, इनसे भी प्रोडक्शन बढ़ा, लेकिन उस रेट से नहीं बढ़ा जिस रेट से हम बढ़ते जा रहे थे। मतलब कई तरीके वहां पर अपनाए गए कि अल्टीमेटली प्रोडक्शन बढ़ाया जाए, लेकिन फिर भी उतना प्रोडक्शन नहीं हो रहा था। तो फाइनली साइंटिस्ट लोगों ने देखा कि जो वैरायटी हम उस टाइम ग्रो कर रहे थे, ये वैरायटी जो हम ग्रो कर रहे थे, ये इतनी अच्छी वैरायटी थी नहीं कि अच्छा प्रोडक्शन दे पाए। तो अल्टीमेटली ये डिसाइड किया गया कि नई वैरायटी लाई जाए, इन पुरानी वैरायटी को हटाए, नई वैरायटी लाई जाए और नई वैरायटी को ग्रो कराया जाए। अब बात आती है नई वैरायटी कैसे लाई जाए। तो नई वैरायटी लाने के लिए क्या किया गया, मान लीजिए ये वैरायटी ए है और ये वैरायटी बी है, और ये वैरायटी दोनों ही ओल्ड वैरायटी है। मतलब ये ओल्ड वैरायटी ए थी, ओल्ड वैरायटी बी थी। अब इन दोनों वैरायटीज का आपस में क्रॉस किया गया, और क्रॉस करने के बाद यहां पर न्यू वैरायटी बनाई गई। अच्छा, क्रॉस करना यही बच्चों कहलाता है प्लांट ब्रीडिंग, यही प्लांट ब्रीडिंग कहलाता है। प्लांट ब्रीडिंग मतलब वैरायटी का आपस में क्रॉस कर देना। अच्छा, क्रॉस करने के बाद नई वैरायटी बनी। अब बच्चों ये जो नई वैरायटी बनी, इस नई वैरायटी को उठा के फील्ड में लगाया गया, और जब नई वैरायटी को फील्ड में लगाया गया तो इनकी वजह से प्रोडक्शन, नई वैरायटी की वजह से प्रोडक्शन इतना बढ़ने लगा कि हम इंडिया में तो फूड की प्रॉब्लम सोल्व कर ही रहे थे, अदर कंट्रीज में भी सप्लाई करने लगे, इतना अच्छा प्रोडक्शन होने लगा। और यह प्रोडक्शन किसकी वजह से बढ़ा, प्लांट ब्रीडिंग। क्योंकि प्लांट ब्रीडिंग से हमने क्रॉस करके नई वैरायटी बनाई, और नई वैरायटी से प्रोडक्शन बहुत बहुत बढ़ने लगा। और कितना बढ़ा, इंडिया में तो फुलफिल हो ही रहा था, अदर कंट्रीज में भी सप्लाई करने लगे। यानी इस टाइम पर प्लांट का प्रोडक्शन हम कहे बहुत ज्यादा अच्छा हो रहा था। यह टाइमिंग था 1960 के आसपास, 1960, 1961, 1962, उस टाइम का यहां पर टाइमिंग था। उस टाइम पर ऐसे नई नई वैरायटी को बनाया गया, और इन नई वैरायटी को उठा के फील्ड में लगाया गया। अच्छा, इस टाइम बच्चों प्रोडक्शन बहुत बड़ा था, तो इस टाइम के फेज को नाम दिया गया ग्रीन रिवॉल्यूशन। इसी को ग्रीन रिवॉल्यूशन कहा जाता है। और ग्रीन रिवॉल्यूशन में क्या किया गया, नई वैरायटी बनाने के लिए प्लांट ब्रीडिंग की गई। अच्छा, प्लांट ब्रीडिंग तो की गई, साथ ही साथ पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर भी यूज किए गए थे, इनसे भी प्रोडक्शन और अच्छा होने लग गया। तो बताइए, ग्रीन रिवॉल्यूशन में मेन टेक्निक कौन सी थी, प्लांट ब्रीडिंग। इसके अलावा पेस्टिसाइड का भी यूज किया गया, फर्टिलाइजर का भी यूज किया गया, और ओवरऑल प्रोडक्शन बढ़ा। एक बड़ा फेमस क्वेश्चन बनता है, ग्रीन रिवॉल्यूशन किस ईयर में हुआ, तो हम कहेंगे 1960 के बाद, या 61 भी कह सकते हो, 62, 63, मतलब ये पूरा एक फेज है। कोई एक दिन में तो प्रोडक्शन बढ़ता नहीं है, कुछ साल लगे थे। तो 1960, 61, 62, इसके लिए बहुत अच्छा वर्ड लिख सकते हैं मिड 1960। मिड 1960 मतलब 1960 के ठीक बाद का पार्ट। तो हम लिख सकते हैं ईयर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन मिड 1960। यह क्वेश्चन आ चुका है नीट में, ग्रीन रिवॉल्यूशन किस ईयर में किया गया। अच्छा, मुझे बताओ, जब यह ग्रीन रिवॉल्यूशन हो रहा होगा तो ये जो नई वैरायटी बनाई होगी किसकी बनाई होगी, जरा सोच के बताना, नई वैरायटी किसकी बनाई होगी। हां, ये नई वैरायटी तैयार की गई थी वीट की, गेहूं की, और राइस की और मेज की। तो वीट, राइस और मेज, इनकी नई वैरायटी प्लांट ब्रीडिंग से तैयार की गई। और इनकी वैरायटी को क्यों बनाया गया, क्योंकि हम बच्चों खाने में इन्हीं का यूज करते हैं। तो वीट, राइस, मेज, इनकी नई वैरायटी को ग्रीन रिवॉल्यूशन से तैयार किया गया। क्वेश्चन आता है, ग्रीन रिवॉल्यूशन में किसकी वैरायटी को डेवलप किया, तो वीट, राइस, मेज, इनकी वैरायटी को डेवलप किया गया था। ग्रीन रिवॉल्यूशन वॉज डिपेंड टू अ लार्ज एक्सटेंट ऑन प्लांट ब्रीडिंग। ये प्लांट ब्रीडिंग पे बेस्ड था। फॉर डेवलपमेंट ऑफ हाई यील्डिंग, जिसका प्रोडक्शन बहुत अच्छा था। डिजीज रेजिस्टेंट, जिसमें इंसेक्ट भी अटैक नहीं कर पाते थे, डिजीज नहीं होती थी। किस किस की वैरायटी बनाई गई थी, वीट, राइस एंड मेज की। तो जो बात यहां मैंने आपको समझाई, कुछ क्लियर हुई, बताइए। जीडीपी 33%, एग्रीकल्चर 62%, ईयर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन मिड 1960, क्लियर। और ग्रीन रिवॉल्यूशन में मेन टेक्निक प्लांट ब्रीडिंग थी, लेकिन और तरीके भी लगाए गए। किस किस की वैरायटी बनाई गई, वीट, राइस एंड मेज की वैरायटी बनाई गई। जो बातें यहां समझाई, क्लियर हुई। सिंपल लैंग्वेज में आपसे पूछूं मैं, प्लांट ब्रीडिंग है क्या, कुछ नहीं, पुरानी वैरायटी का क्रॉस करके नई वैरायटी को तैयार करना, क्रॉस कराना, यही बच्चों प्लांट ब्रीडिंग कहलाता है। प्लांट ब्रीडिंग के अगर कंसेप्ट की बात करें, यह बहुत ही पुराना कंसेप्ट होता है। प्लांट ब्रीडिंग कोई भी आज के टाइम से स्टार्ट नहीं हुई है, ये 9000, 11,000 ईयर एगो कंसेप्ट है। मतलब कई सालों पहले से यह प्लांट ब्रीडिंग की जा रही है, लेकिन इसको साइंटिफिक तरीके से या कहें लार्ज स्केल लेवल पर इंडिया में 1960 के बाद अप्लाई किया गया है। 1960 के बाद कंसेप्ट तो बहुत पुराना है, लेकिन इसको लार्ज स्केल लेवल पर कब अप्लाई किया गया था, 1960, और उसके बाद अप्लाई किया गया था। क्लियर। यहां बच्चों एक वर्ड लिखा है मैंने, कन्वेंशनल प्लांट ब्रीडिंग कह सकते हो,
क्लासिकल प्लांट ब्रीडिंग कह सकते हो। एनसीईआरटी में से अलग अलग वर्ड मिलेंगे आपको, कन्वेंशनल, क्लासिकल, इन सब का मतलब वही है, वैरायटी का आपस में क्रॉस करके नई वैरायटी तैयार करना। लेकिन पुराने जमाने में इतने लार्ज लेवल पे नहीं चलाते थे, 1960 के बाद इसको लार्ज लेवल पे चलाया गया। अच्छा, ये प्लांट ब्रीडिंग का काम गवर्नमेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट में किया जाता है, लेकिन साथ ही साथ कुछ प्राइवेट कंपनियां भी आज के टाइम पर प्लांट ब्रीडिंग से नई नई वैरायटी तैयार करने लगी है। आप बच्चों एक साइंटिस्ट है और आप चाहते हैं कि मैं पुरानी वैरायटी का क्रॉस करके एक नई वैरायटी बनाऊं और यह नई वैरायटी मुझे फार्मर तक पहुंचानी है। आप चाहते हैं कि मैं एक ऐसी न्यू वैरायटी डेवलप करूं, नई वैरायटी बनाऊं और यह नई वैरायटी मैं फार्मर तक पहुंचाऊं। अब सोच समझ के बताना, यह जो नई वैरायटी आप बनाना चाहते हैं, इस नई वैरायटी में आप कौन कौन से कैरेक्टर लाना चाहेंगे, मतलब इस नई वैरायटी में से कौन से कैरेक्टर आप इंट्रोड्यूस करोगे जिससे कि अल्टीमेटली बहुत फायदा हो। जरा सोचो, आप ही बताओ नए कैरेक्टर क्या क्या होने चाहिए। अच्छा, प्लांट ब्रीडिंग क्यों की जाए, उसके क्या पर्पस है, नई वैरायटी में कौन से कैरेक्टर रखना चाहिए, उसमें सबसे मेन आता है इंक्रीज क्रॉप यील्ड। मतलब हमें ऐसी वैरायटी बनाना है जिसकी यील्ड बहुत अच्छी हो। यील्ड बहुत अच्छी मतलब प्रोडक्शन बहुत अच्छा हो। अच्छा, जितना अच्छा प्रोडक्शन होगा फार्मर को उतना ही फायदा होगा। फार्मर अपने फील्ड में उसी वैरायटी को लगाना पसंद करता है जिसका प्रोडक्शन बहुत अच्छा हो। तो सबसे पहला टारगेट, जो नई वैरायटी आप बना रहे हैं, अल्टीमेटली देना तो फार्मर को ही है। तो फार्मर को जब वैरायटी दोगे तो वही वैरायटी फार्मर खरीदेगा जिसकी यील्ड बहुत अच्छी है, प्रोडक्शन बहुत अच्छा हो, साथ ही साथ उसकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। मान लीजिए आपने वीट का प्रोडक्शन तो बहुत कर दिया, लेकिन उसमें प्रोटीन ही नहीं है, कार्बोहाइड्रेट ही नहीं है, क्वालिटी ही नहीं है, तो ऐसे वीट बनाने का भी कोई फायदा नहीं। मतलब प्रोडक्शन तो ज्यादा होना ही चाहिए, साथ ही साथ क्वालिटी भी अच्छी होनी चाहिए। क्लियर? हम बच्चों ऐसी वैरायटी को बनाएंगे जो इन्वायरमेंटल स्ट्रेस को टॉलरेट कर सके। मतलब नई वैरायटी ऐसी होनी चाहिए कि अगर कितना भी टेम्परेचर कम हो जाए या ज्यादा हो जाए फिर भी इसका प्रोडक्शन अच्छा हो, अगर बाढ़ आ जाए या सूखा पड़ जाए तब भी इसका प्रोडक्शन अच्छा हो, हर तरह के इन्वायरमेंट में ये एडजस्ट हो सके और अच्छा से अच्छा प्रोडक्शन दे सके। इन्वायरमेंटल कंडीशन को ये क्या कर सके, टॉलरेट कर सके। इंक्रीज टॉलरेंस टू इन्वायरमेंटल स्ट्रेस। ये इन्वायरमेंटल स्ट्रेस कुछ भी हो सकते हैं, एक्सट्रीम टेम्परेचर हो सकता है, ड्रॉट हो सकता है, सैलिनिटी हो सकता है, कोल्ड हो सकता है, कुछ भी ऐसे फैक्टर जो नुकसान कर सकते थे। अच्छा, ऐसी वैरायटी बनाए जो रेजिस्टेंस टू पैथोजन हो। रेजिस्टेंट टू पैथोजन मतलब इस वैरायटी के ऊपर बैक्टीरिया, फंगस, वायरस, एल्गी, इनका कोई इंफेक्शन ना हो। मतलब वायरस, फंगस, बैक्टीरिया अटैक ना कर पाए, कोई डिजीज ना कर पाए। हम नई वैरायटी ऐसी बनाए जो कि इंसेक्ट पेस्ट रेजिस्टेंट हो। मतलब ऐसी वैरायटी बनाए जिस पर इंसेक्ट अटैक ही ना करे, या इंसेक्ट अटैक करे खाते मर जाए, इस तरह की वैरायटी बनाए। मतलब नई वैरायटी में क्या क्या कैरेक्टर होना चाहिए, ध्यान समझना। इस वैरायटी में प्रोडक्शन अच्छा होनी चाहिए, क्वालिटी भी बढ़िया होनी चाहिए, इन्वायरमेंटल स्ट्रेस को ये सहन कर ले, साथ ही साथ बैक्टीरिया, फंगस, वायरस, इंसेक्ट, इनका इस पर अटैक नहीं होना चाहिए। अच्छा मुझे बताओ, बैक्टीरिया, वायरस, फंगस इनका अटैक नहीं होगा, इंसेक्ट अटैक नहीं करेंगे, इससे क्या होगा? अल्टीमेटली प्रोडक्शन ही तो बढ़ेगा। मतलब हमारा मेन टारगेट क्या है? यील्ड को बढ़ाना, प्रोडक्शन बढ़ाना। अरे इन सबसे भी अल्टीमेटली प्रोडक्शन ही तो बढ़ता है। तो नई वैरायटी में वैसे कई कैरेक्टर लाते हैं, मेन टारगेट हमेशा प्रोडक्शन पे दिया जाएगा। ये जो बातें समझे, क्लियर हुई? अब बात आती है ये प्लांट ब्रीडिंग करते कैसे हैं, प्लांट ब्रीडिंग का प्रोग्राम कैसे चलाया जाता होगा, कैसे नई वैरायटी बनाते होंगे, उसमें कौन कौन सी स्टेप्स फॉलो की जाती होगी, ये हम समझेंगे। अगला पार्ट यही है, स्टेप्स ऑफ प्लांट ब्रीडिंग। प्लांट ब्रीडिंग में सबसे पहले स्टेप, जब भी बच्चों प्लांट ब्रीडिंग चलाते हैं, ये टोटल 5 स्टेप का खेल है। 5 स्टेप में जाके प्लांट ब्रीडिंग कंप्लीट हो जाती है। उसमें सबसे पहली स्टेप आती है, हमें वैरायटी का क्रॉस करना है। जरा सोचो, हमें वैरायटी का क्या कराना है? क्रॉस कराने के लिए पहले आपके पास वैरायटी तो होनी चाहिए। अच्छा, और अच्छी अच्छी वैरायटी होनी चाहिए। तो हमारा सबसे पहले स्टेप आती है कलेक्शन ऑफ वेरिएबिलिटी। वेरिएबिलिटी मतलब वेराइटीज, वेरिएशन का कलेक्शन करना। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल दूं मैं आपको, मुझे वीट की, गेहूं की नई वैरायटी बनाना है। बताओ क्या करें? वीट की वैरायटी बनाने के लिए पहले वीट की पुरानी वैरायटी को कलेक्ट करेंगे। बात आती है वीट की वैरायटी कलेक्ट कहां से करें? वीट की वैरायटी हम हर जगह से कलेक्ट करेंगे। मतलब पूरे इंडिया में घूमेंगे, जहां जहां पर वीट का प्रोडक्शन हो रहा है वहां से वीट की वैरायटी को लाएंगे, इंडिया में से लेके आएंगे। फिर बच्चों पूरे वर्ल्ड में घूमेंगे,
वर्ल्ड में जहां जहां वीट का प्रोडक्शन हो रहा है वहां से भी अच्छी वैरायटी को लेके आएंगे। अच्छा, किसी फार्मर के यहां पुराने जमाने में वैरायटी उगाई जाती थी, आज नहीं, पुराने जमाने में उगाई जाती थी, तो उनसे भी हम वैरायटी लेके आ सकते हैं। हम बच्चों वाइल्ड वैरायटी लेके भी आएंगे। वाइल्ड वैरायटी क्यों लेके आते हैं? क्योंकि वाइल्ड वैरायटी डिजीज रेजिस्टेंट होती है, पैथोजन रेजिस्टेंट होती है, इंसेक्ट रेजिस्टेंट होती है। ये जो रेजिस्टेंट पावर होती है ये वाइल्ड वैरायटी में बहुत अच्छी होती है। तो हम क्या करेंगे, हर जगह से वैरायटी का कलेक्शन करेंगे, और मैं कहूंगा जितना अच्छा कलेक्शन होगा नई वैरायटी उतनी ही बढ़िया बनेगी। तो कलेक्शन बहुत अच्छा होना चाहिए, और यही कलेक्शन प्लांट ब्रीडिंग की सबसे पहली स्टेप होती है। इसलिए इसके आपके एनसीईआरटी में लिखा हो रूट ऑफ एनी ब्रीडिंग प्रोग्राम। रूट मतलब स्टार्टिंग, तो प्लांट ब्रीडिंग का सबसे रूट या स्टार्टिंग प्रोग्राम ये कलेक्शन ही होता है। अच्छा, इन प्लांट ब्रीडिंग कलेक्शन कहां कहां से कर सकते हैं? तो कलेक्शन हम ओल्ड वैरायटी ले सकते हैं। ओल्ड मतलब पुराने जमाने में उगाई जाती थी। वैरायटी प्रोड्यूस बाय प्लांट ब्रीडर, मतलब किसी साइंटिस्ट ने बनाई तो थी लेकिन किसी वजह से वो मार्केट में दे नहीं पाया, फार्मर को दे नहीं पाया, उससे भी ला सकते हैं। वाइल्ड वैरायटी को इकट्ठा कर सकते हैं। अच्छा, मुझे बताओ वाइल्ड वैरायटी में इंटरेस्टेड क्यों है? हां, क्योंकि ये रेजिस्टेंट पावर वाइल्ड वैरायटी के पास ही होती है। क्लियर? अच्छा, जब आप वीट का कलेक्शन करोगे सिखाने के लिए, यहां पर ये वीट की मैं ए वैरायटी लेके आया, बी वैरायटी लेके आया, सी वैरायटी लेके आया, डी वैरायटी लेके आया, तो बताओ वीट की एक वैरायटी लेके आया, बहुत सारी तो बहुत सारी वैरायटी का क्या करा गया, कलेक्शन किया गया। अच्छा, ये जो वैरायटी हम लेके आते, ऐसा नहीं कि कोई भी वैरायटी उठा के ले आओ, इनमें अच्छे कैरेक्टर भी होना चाहिए। जैसे सिखाने के लिए वैरायटी ए के अंदर मैंने कहा हाई यील्ड है, यील्ड अच्छी है इसकी। वैरायटी बी इंसेक्ट रेजिस्टेंट है, मतलब इंसेक्ट अटैक नहीं करता है। वैरायटी सी बैक्टीरियल रेजिस्टेंट है, बैक्टीरिया अटैक नहीं करते हैं। वैरायटी डी में हाई प्रोटीन कंटेंट अच्छा है, न्यूट्रिशनली अच्छी है। तो मुझे बताओ इन सब वैरायटी में कुछ ना कुछ अच्छे कैरेक्टर भी है। तो हमने क्या किया, सब जगह से वैरायटी का कलेक्शन किया, सब जगह से वैरायटी का कलेक्शन किया। और कलेक्शन भी कैसे किया, अच्छे अच्छे कैरेक्टर की वैरायटी को ढूंढ के लाए। और ये हर जगह से, मैंने कहा ना, इंडिया से भी, अदर कंट्री से भी आप लेके आ सकते हैं। तो हमने वीट का यहां पर क्या कर दिया बच्चों, ये ऐसे कलेक्शन कर दिया, ये कलेक्शन किया है। क्लियर? और मैं कहूंगा जितना अच्छा कलेक्शन उतना बढ़िया होता है, तो कलेक्शन बढ़िया से बढ़िया होना चाहिए। अब ये जितनी भी वैरायटी लेके आए ना, इस वैरायटी को हम कलेक्ट करते हैं, इसी को ही जर्म प्लाज्म कलेक्शन का नाम भी दिया जाता है। जर्म प्लाज्म मतलब हमने इन वैरायटी के जीन्स को कलेक्ट कर रखा है, तो हम एक तरह से कह सकते हैं जर्म प्लाज्म कलेक्शन। इसे आप जर्म प्लाज्म कलेक्शन का भी नाम दे सकते हैं। अब मुझे बताना, ये इंसेक्ट रेजिस्टेंट पावर, बैक्टीरियल रेजिस्टेंट पावर किस वैरायटी में होती है? तो एक तरह से ये वैरायटी कौन सी हो जाएगी बच्चों, वाइल्ड। ये वाइल्ड वैरायटी है, क्योंकि रेजिस्टेंट पावर वाइल्ड वैरायटी के पास होती है। वाइल्ड वैरायटी का प्रोडक्शन इतना अच्छा नहीं है, इनमें प्रोडक्शन इतना अच्छा नहीं है, लेकिन रेजिस्टेंट पावर इनके अंदर अच्छी है, इसलिए हम वाइल्ड वैरायटी भी ढूंढ के लेके आते हैं। बात समझ में? और इन सब का कलेक्ट करना क्या कहलाता है, जर्म प्लाज्म कलेक्शन। अच्छा, ये जितनी भी वैरायटी लेके आते हैं, क्रॉस तो हम इनमें से कई कराएंगे, बहुत कम कई कराएंगे। बाकी वैरायटी को हम क्या करेंगे, इनको बच्चों स्टोर करके रखेंगे। स्टोर करके क्यों रखते हैं? ताकि फ्यूचर में प्लांट ब्रीडिंग करनी पड़े तो बार बार इनको इकट्ठा ना करना पड़े। मतलब एक बार वैरायटी लेके आ गए, फिर अब इनको स्टोर करके रखेंगे। स्टोर करने का तरीका बड़ा आसान से होता है कि इनके जो ग्रेन्स होते हैं, इनमें जो ग्रेन्स होते हैं, इन ग्रेन्स को बच्चों ऐसे टेस्ट ट्यूब में ले लेंगे। टेस्ट ट्यूब में लेने के बाद लिक्विड नाइट्रोजन मिला दिया जाएगा और इसे -196 डिग्री के डीप फ्रीजर में रख दिया जाता है। नाम बोलो, क्रायो प्रिजर्वेशन। वेरी गुड। इसे क्रायो प्रिजर्वेशन से स्टोर करके रखेंगे। स्टोर क्यों करते हैं? फ्यूचर में प्लांट ब्रीडिंग करना पड़े तो बार बार ये कलेक्शन ना करना पड़े। तो कलेक्शन केवल एक बार होता है, फिर इन वैरायटी के ग्रेन्स वगैरह को स्टोर करके भी रखा जाता है। इसे जर्म प्लाज्म कंजर्वेशन भी आप कह सकते हो। एक बार फिर सुना, वैरायटी को इकट्ठा करना, कलेक्शन, नाम में लिखा है कलेक्ट करना तो जर्म प्लाज्म कलेक्शन, और स्टोर करके रखना जर्म प्लाज्म कंजर्वेशन कहलाता है। क्लियर? जो बात मैंने आपको समझाई, इसको चाहे तो आप नोट भी कर सकते हैं या मॉडल में आप डायरेक्ट देखिए, सारी बात यही मिलेगी आपको। अच्छा, कलेक्शन ऑफ वेरिएबिलिटी में हमने सीखा द इंटायर कलेक्शन ऑफ प्लांट या उसके सीड्स का कलेक्शन करना, हैविंग ऑल द डाइवर्स एलील फॉर ऑल जीन्स इन अ गिवन क्रॉप इज कॉल्ड जर्म प्लाज्म कलेक्शन। इन वैरायटी का हमने क्या कर दिया, ऐसे कलेक्शन किया। बताओ ये कलेक्शन क्या कहलाता है? जर्म प्लाज्म कलेक्शन। लेकिन इसको स्टोर करके रखे तो जर्म प्लाज्म कंजर्वेशन, उसको कंजर्व करके रखना, एक कंजर्वेशन कहते हैं।
स्टोर करके क्यों रखते हैं? फ्यूचर में प्लांट ब्रीडिंग करना पड़े तो बार बार ये कलेक्शन की जरूरत ना पड़े। तो ये बच्चों हमने पहला पार्ट समझा, कलेक्शन ऑफ वेरिएबिलिटीज। ये टर्म एग्जाम में आ चुकी है। जर्म प्लाज्म कलेक्शन क्या है? तो वैरायटी, उसके जितने भी एलील से डिफरेंट डिफरेंट एलील है, सबका कलेक्शन जर्म प्लाज्म कलेक्शन है। अरे सीड लेके आओगे तो अपने आप उनके एलील आ ही जाएंगे, तो सीड को कलेक्ट करो, प्लांट को कलेक्ट करो, वही एक तरह का जर्म प्लाज्म कलेक्शन कहेंगे। ये तो पहला पार्ट हुआ। अगला पार्ट आते हैं सेकंड, इवेल्युएशन एंड सिलेक्शन ऑफ पेरेंट्स। पहला पार्ट समझ में आए, वैरायटी को कलेक्ट कर देते। इवेल्युएशन एंड सिलेक्शन ऑफ पेरेंट ये क्या होता है? ये बच्चों हमने वैरायटी कलेक्ट की थी, वैरायटी ए बी सी डी, इन सब में कुछ ना कुछ अच्छे कैरेक्टर थे, मैंने शॉर्ट में लिख दिया। HY मतलब हाई यील्ड, इंसेक्ट रेजिस्टेंट, बैक्टीरियल रेजिस्टेंट, हाई प्रोटीन, मतलब सब में अच्छे अच्छे कैरेक्टर थे। अब बच्चों जितनी भी वैरायटी हम ढूंढ के लाए हैं, क्या इन सबका क्रॉस करा दें? नहीं, सबका तो क्रॉस नहीं होगा, इतनी वैरायटी सबका क्रॉस करना मुश्किल है। तो हम क्या करेंगे, इनमें से किनका क्रॉस करें। अब यह कैसे डिसाइड किया जाए कि हम इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, किसका किसके साथ क्रॉस करें, यह कैसे डिसाइड किया जाए? यह डिसाइड करना होता है आपकी रिक्वायरमेंट के बेसिस पे कि नई वैरायटी में आपको रिक्वायरमेंट क्या है। जरा सोच के बताना, मैं जो नई वैरायटी फार्मर को देना चाहता हूं उसमें दो रिक्वायरमेंट चाहिए, हाई यील्ड चाहिए, इंसेक्ट रेजिस्टेंट चाहिए। नई वैरायटी में क्या क्या कैरेक्टर चाहिए? हाई यील्ड चाहिए, इंसेक्ट रेजिस्टेंट चाहिए। तो आप बताओ इन ए बी सी डी में से किसका क्रॉस कराएं? हाई यील्ड यहां से आ जाएगा और इंसेक्ट रेजिस्टेंट इसमें से आ जाएगा, मतलब हम इन दोनों का आपस में, इन दोनों का बच्चों हम यहां पर आपस में क्रॉस करा देंगे, इन दोनों का क्रॉस कराएंगे और इन दोनों का क्रॉस कराएंगे, मतलब ये दोनों हो जाएंगे पेरेंट, ये पेरेंट हो जाएंगे। बाकी को स्टोर करके रखेंगे क्योंकि फ्यूचर में काम में लेने वाले हैं। तो ध्यान रखना, हमने इन दोनों का क्रॉस किया तो ये दोनों क्या बन जाएंगे? पेरेंट। तो हमने यहां पर पेरेंट का क्या कर दिया? सिलेक्शन कर दिया, सिलेक्शन ऑफ पेरेंट। सारे का हम क्रॉस नहीं कराते, तो जिनका हम क्रॉस कराएंगे वो पेरेंट बनेंगे। अब किनका क्रॉस करना है, कैसे डिसाइड किया? नीड क्या है, रिक्वायरमेंट क्या है। हमें रिक्वायरमेंट क्या थी? इंसेक्ट रेजिस्टेंट चाहिए था, हाई यील्ड चाहिए था, तो हमने इन दोनों को आपस में क्रॉस कराया तो ये पेरेंट बन जाएंगे। अरे बात समझ में? तो यहां पर हम पेरेंट का क्या करते हैं? सिलेक्शन। साथ ही साथ इसका इवेल्युएशन करते हैं। इवेल्युएशन से मतलब यह होता है कि जो वैरायटी हम ढूंढ के लाए हैं ये वाकई में अच्छे कैरेक्टर की है या नहीं, या हम ऐसे उठा के ले आए। अच्छा, इसमें हम चेक करें कि इसकी यील्ड अच्छी है या नहीं, तो एक बार हम इसको चेक भी करेंगे। इसमें इंसेक्ट रेजिस्टेंट पावर है या नहीं, एक बार चेक करना। ये चेक करना, एनालिसिस करना, इसी को कहा जाता है इवेल्युएशन। टर्म समझना, सिलेक्शन ऑफ पेरेंट मतलब जितने भी वैरायटी हमने ढूंढी है, जिनका क्रॉस कराएंगे वो पेरेंट का सिलेक्शन हो गया। साथ ही साथ उनका इवेल्युएशन करेंगे, चेक करेंगे कि वाकई में इनमें अच्छे कैरेक्टर है या नहीं है। क्लियर? ये कहलाता है इवेल्युएशन एंड सिलेक्शन ऑफ पेरेंट। द जर्म प्लाज इज इवेल्युएट, मतलब जितनी भी वैरायटी थी हम उसको चेक करेंगे सो एज टू आइडेंटिफाई प्लांट विथ डिजायरेबल कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर, और जो भी हम कैरेक्टर चाहते हैं उनके बेसिस पे उनको एनालिसिस कर लेते हैं। अच्छा, अगर हमें जरूरत पड़ी तो हम यहां प्योर लाइन भी बना सकते हैं। अगर रिक्वायरमेंट हुई तो हम प्योर लाइन बना के भी इनका क्रॉस करा सकते हैं। क्लियर? जो बात यहां समझे, क्लियर हुई अच्छे से? अब चलते हैं इसकी थर्ड स्टेप पे, क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन। पेरेंट्स हमने सिलेक्ट कर दिए, ए और बी पेरेंट ले लिया, एक में हाई यील्ड है, एक में इंसेक्ट रेजिस्टेंट है। अब हम उन पेरेंट का आपस में क्या करेंगे? क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन। मान लीजिए ये वैरायटी ए थी, हाई यील्ड वाली थी, वैरायटी बी थी, इंसेक्ट रेजिस्टेंट थी। अब इन दोनों का आपस में क्या करना है? क्रॉस करना है। अच्छा, क्रॉस कैसे किया जाता है? अब ये मैं बस आपको हिंट दूंगा, बाकी अपने आप समझते जाना। आप बताना, सब समझा चुका हूं मैं पहले, आपको बस हिंट दूंगा मैं। मैंने कहा ये जो प्लांट है ये सपोज करो बाइसेक्सुअल है, ये भी यहां पर इस तरह से ये बाइसेक्सुअल है। अब हमें इन दोनों का क्रॉस करना है, क्रॉस करना है, सेल्फिंग नहीं करानी, क्या कराना है? क्रॉस। इसमें से मान लीजिए इसको एज अ मेल पेरेंट की तरह ले लिया, इसको एज अ फीमेल पेरेंट की तरह ले लिया, एक को मेल एक को फीमेल की तरह ले लेंगे। अच्छा, अब क्या करेंगे? जिसको फीमेल की तरह लिया जाता है, सबसे पहले इसके एंथर को काट दिया जाएगा। इसके बच्चों यहां से इस एंथर को काट दिया, एंथर को काट दिया। बताओ एंथर का कट करना क्या कहलाता है? वेरी गुड, ई मैस्कुलेशन। बताओ ई मैस्कुलेशन क्यों किया? ताकि सेल्फिंग ना हो जाए। तो सेल्फिंग को रोकने के लिए ई मैस्कुलेशन किया। अब क्या करेंगे? अब बच्चों यहां से इसके पोलन ग्रेन को कलेक्ट करेंगे और इसके पोलन ग्रेन को उठा के इसके ऊपर डाल देंगे।
यहां पर हम एक तरह से इनमें क्या करा रहे हैं बच्चों, क्रॉस करा रहे हैं, सेल्फिंग नहीं करा रहे, क्रॉस करा रहे। इसके पोलन ग्रेन को उठा के यहां डाल देंगे, यहां डालने के बाद इससे बच्चों यहां पर ऐसे, यहां पर इसको ऐसे बेग से कवर कर दिया जाएगा। बताओ नाम, बेगिंग, और इसके ऊपर ऐसे टैग लगा देंगे। नाम बोलो बच्चों, टैगिंग। तो इमैस्कुलेशन करते हैं, बेगिंग करते हैं, टैगिंग करते हैं। अब बताओ, इसके पोलन ग्रेन इसके ओव्यूल को यहां पर जाके फर्टिलाइज करेंगे, और जैसे फर्टिलाइजेशन होगा अल्टीमेटली यहां पर मिल जाएंगे सीड, और अल्टीमेटली सीड मिलेगा। फिर इन सीड्स को उठा के ग्रो कराएंगे। ग्रो कराने के बाद यहां पर ये नया प्लांट तैयार हो जाएगा, और इस नए प्लांट में इधर से हाई यील्ड आ जाएगा, इधर से इंसेक्ट रेजिस्टेंट वैरायटी आ जाएगी, मतलब अच्छी वैरायटी बन जाएगी। तो हम यहां पे इनका क्या कराएंगे, क्रॉस करा रहे। कैसे क्रॉस किया जाता है सभी जानते हैं। इमैस्कुलेशन करेंगे, हाँ, फिर उसके बाद बेगिंग करेंगे, फिर यहां टैगिंग करेंगे, सीड को कलेक्ट करेंगे, ग्रो कराएंगे, नया प्लांट जो तैयार होगा वो सुपीरियर ही होगा। अच्छा, जब हम इनका क्रॉस कराते हैं, बात को समझना अच्छे से, क्रॉस कैसे कराते हैं तो आप अच्छे से जानते हैं। जब हम क्रॉस कराते हैं तो ऐसा कोई जरूरी नहीं कि एक क्रॉस से ये अच्छे कैरेक्टर आ जाए, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। अच्छा, इसको मैं आपको जीनोटाइप से समझाता हूं, अच्छे समझ में आएगा। मान लीजिए समझाने के लिए जो वैरायटी ए थी, वैरायटी बी थी। वैरायटी ए, इसमें ए स्मॉल बी जीनोटाइप है। अच्छा, ये कैपिटल ए वाला हाई यील्ड के लिए है, और यहां इंसेक्ट रेजिस्टेंट पावर इसमें नहीं है क्योंकि रिसेसिव ट्रेट है। बी वाला इंसेक्ट रेजिस्टेंट ले लिया, रिसेसिव ट्रेट था, है ही नहीं इसमें। इसका जीनोटाइप ऐसे है, मतलब इसमें हाई यील्ड नहीं है लेकिन इसमें इंसेक्ट रेजिस्टेंट पावर है। मतलब इसमें हाई यील्ड का एलील है, कैपिटल है, इसमें कैपिटल बी इंसेक्ट रेजिस्टेंट का पावर है। दोनों में एक एक कैरेक्टर है। अब बच्चों जब इनका क्रॉस कराते हैं तो जब क्रॉस कराएंगे तो चांस है कि इधर से स्मॉल बी क्या आ सकता है, यस आ सकता है। और जब यहां पर यह प्लांट बना है तो इसमें हाई यील्ड आई नहीं क्योंकि कैपिटल ए नहीं आया, और इसमें इंसेक्ट रेजिस्टेंट पावर भी नहीं आई क्योंकि कैपिटल बी भी नहीं आया। तो मुझे बताओ, इनके क्रॉस से क्या अच्छे कैरेक्टर आ गए? कोई जरूरी नहीं। मतलब एक क्रॉस से अच्छे कैरेक्टर आ जाए ऐसा कोई जरूरी नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि अच्छे कैरेक्टर आएंगे। तो क्रॉस तो किया लेकिन जरूरी नहीं कि अच्छे कैरेक्टर आ जाए। अब अच्छे कैरेक्टर आए नहीं तो क्या करें, हमें यहां पे कई क्रॉस कराने पड़ेंगे। कई बार तो बच्चों हजारों क्रॉस कराने पड़ जाते। यानी इस वैरायटी ए वैरायटी बी का सेकंड क्रॉस कराएंगे, जैसे फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड क्रॉस कराएंगे, फोर्थ क्रॉस कराएंगे। यानी एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, कई बार तो थाउजेंड्स ऑफ क्रॉसेस कराने पड़ जाते। और इतने सारे क्रॉस कराएंगे तो टाइम तो बहुत लगेगा। यानी मैं कह सकता हूं ये स्टेप, क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन वाली स्टेप, प्लांट ब्रीडिंग की सबसे टाइम कंज्यूमिंग स्टेप है और बहुत ही टीडियस प्रोसेस है। टीडियस मतलब मेहनत बहुत लगती है, क्योंकि इतने सारे क्रॉस कराने पड़ेंगे, मेहनत तो बहुत लगेगी, और इसमें टाइम भी बहुत लगता है, तो ये टाइम कंज्यूमिंग है। क्वेश्चन यही आएगा, प्लांट ब्रीडिंग की कौन सी स्टेप टाइम कंज्यूमिंग टीडियस है, तो हम कहेंगे क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन। तो हमने यहां पर क्या सीखा? अच्छा, एक बात तो बताओ, जब हम इनका क्रॉस कराएंगे तो अल्टीमेटली क्या मिलेंगे? क्रॉस कराएंगे तो सीड ही मिलेंगे, इनसे भी सीड मिलेंगे, फिर इनसे सीड मिलेंगे। अच्छा, इससे भी एक तरह से सीड की फॉर्म में ही मिलेगा। क्या ये सारे सीड अच्छे होंगे? नहीं, कोई जरूरी नहीं कि सब अच्छे कैरेक्टर आ जाए। तो अब इनमें से हम सुपीरियर को ढूंढेंगे, वो थोड़ी देर बाद। पहले इसके पॉइंट समझ लेते हैं। दिस इज पॉसिबल बाय क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन। कैसे पॉसिबल होता है? क्रॉस करके, पेरेंट्स का आपस में क्रॉस करा दिया गया। क्रॉस करने के स्टेप आप जानते हैं, इमैस्कुलेशन, बेगिंग, टैगिंग, वही सब होगी। दिस इज अ वेरी टाइम कंज्यूमिंग एंड टीडियस प्रोसेस। ये इंपॉर्टेंट है। क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन टाइम कंज्यूमिंग होती है और टीडियस प्रोसेस होती है। जो बात यहां समझे, क्लियर हुई? जब बच्चों हमने इन सबका क्रॉस कराया, अल्टीमेटली ये सारे सीड्स मिल गए। अब मुझे बताओ, क्या सारे सीड फायदेमंद है? मतलब क्या सारे सीड के अंदर दोनों कैरेक्टर आ जाएंगे? ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि सब में अच्छे कैरेक्टर आए। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इन सब सीड में से जो अच्छे कैरेक्टर वाले हैं, जिसमें ये दोनों ट्रेट हो, उसको ढूंढना पड़ेगा, उसका सिलेक्शन करना पड़ेगा। मतलब इन सब में जो सुपीरियर है उसका सिलेक्शन करना पड़ता है। तो अगली स्टेप यही आती है। नेक्स्ट, ये तो थर्ड स्टेप हो गई। अगली स्टेप बच्चों फोर्थ आती है, सिलेक्शन एंड टेस्टिंग ऑफ सुपीरियर रिकॉम्बिनेंट। सुपीरियर का सिलेक्शन करेंगे। हम क्या करेंगे, हमने जो हजारों क्रॉस किए उनसे जो सीड मिले, अब उन सीड्स को ऐसे ग्रो करके देखेंगे। ऐसे सीड्स को ग्रो करेंगे, जैसे यहां पे ग्रो करके देखा, ये ऐसे ग्रो करके देखा। अब ग्रो करने के बाद हम ये चेक करेंगे कि यील्ड और इंसेक्ट रेजिस्टेंट पावर किसके पास आई। मतलब हम इसमें चेक करेंगे कि इसकी यील्ड कितनी है। मान लीजिए इसमें यील्ड नहीं आई, इंसेक्ट रेजिस्टेंट पावर नहीं आई। क्या ऐसा हो सकता है?
यस हो सकता है कि क्रॉस कराएं, जरूरी नहीं कि अच्छे कैरेक्टर आए, इसमें दोनों ही अच्छे नहीं आए। इसमें हो सकता है यील्ड आ जाए, ये ना आए, ऐसा भी हो सकता है। इसमें हो जाए कि मान लीजिए ये ना आए और ये आ जाए, ये भी हो सकता है। और इसमें हो सकता है दोनों कैरेक्टर आ जाए, मतलब ये दोनों कैरेक्टर आ गए। तो मुझे बताओ 1 2 3 4 में से कौन बेटर है? हां, हम कहेंगे ये 4 बेटर है। क्यों? क्योंकि इसमें दोनों अच्छे कैरेक्टर आ रहे हैं। तो हमने क्या किया, सारे सीट्स में से अच्छे वाले को सिलेक्ट किया। तो हमने सुपीरियर का क्या कर दिया बच्चों, सिलेक्शन किया। ये सुपीरियर रिकमेंड था, इसका सिलेक्शन करना। बात समझ में? सीधी सी बात है। क्रॉस करने के बाद सीड मिले, ग्रो करके देखेंगे, जो सुपीरियर होगा उसको सिलेक्ट कर लेंगे। अच्छा, ये जो सिलेक्शन वाली स्टेप है प्लांट ब्रीडिंग की सबसे क्रूशियल स्टेप मानी गई है। क्रूशियल स्टेप कहा गया है क्योंकि मान लीजिए आपसे यहां पर गलती हो जाती, मान लीजिए गलती हो गई, बाय मिस्टेक आपने इसको सिलेक्ट कर दिया, बाय मिस्टेक आपने इसको सिलेक्ट कर दिया, तो फार्मर के पास गलत वैरायटी जाएगी। और अगर फार्मर के पास गलत वैरायटी चली गई तो आपने जितनी भी मेहनत की सारी बेकार, जितनी मेहनत की सारी बेकार हो जाएगी, मतलब आपका पूरा प्रोग्राम फेल हो जाएगा। तो यह सबसे क्रूशियल स्टेप होती है। इसीलिए कहा जाता है कि इस स्टेप को पूरे साइंटिफिक तरीके से चेक करेंगे, मतलब इसके जीनोटाइप लेवल को हम चेक कर लेंगे। मुझे इस प्लांट का जीनोटाइप चेक करना है, मतलब यह प्लांट जो है यह मेरे लिए एक अननोन प्लांट है, यह प्लांट मेरे लिए अननोन प्लांट है, मुझे इसका जीनोटाइप चेक करना है। साइंटिफिक तरीके से चेक करना मतलब जीनोटाइप लेवल पे चेक करेंगे। अच्छा, अब बच्चों मुझे इसका जीनोटाइप पता करना है, कैसे पता करूं? हां, दिमाग लगाओ, जेनेटिक्स आनी चाहिए। अननोन का जीनोटाइप पता करना है तो उसका टेस्ट क्रॉस करा दो। इसका बच्चों यहां पर टेस्ट क्रॉस करा देंगे। अच्छा, टेस्ट क्रॉस का मतलब रिसेसिव के साथ क्रॉस कराएंगे। जब बच्चों यहां इसका टेस्ट क्रॉस कराएंगे तो हमें इसका जीनोटाइप मान लीजिए ये मिला, हमने इसका टेस्ट क्रॉस किया और टेस्ट क्रॉस करने के बाद पता चला कि इसका जीनोटाइप ये है, ए और बी के लिए हेटेरोजाइगस है। अच्छा, ए मतलब इंसेक्ट, ए मतलब हाई यील्ड आ गया और बी मतलब इंसेक्ट रेजिस्टेंट पावर आ गई। दोनों अच्छे कैरेक्टर, दोनों डोमिनेंट एलील आ गए। ये हमने जीनोटाइप कैसे पता कर लिया? टेस्ट क्रॉस। तो हम साइंटिफिक तरीके से टेस्ट क्रॉस करके इसका जीनोटाइप भी पता कर ले ताकि हम 100% श्योर हो जाए कि वाकई में अच्छी वैरायटी ही बनी है। जो बात समझे, क्लियर हुई बच्चों अच्छे से? ये समझ में अच्छे से? जितने भी प्लांट थे सब में से सुपीरियर को सिलेक्ट करते हैं, जीनोटाइप पता भी कर लेते हैं टेस्ट क्रॉस करा के। यहां पर एक बात तो समझना, ये बच्चों हमारे लिए सुपीरियर प्लांट था। ए भी डोमिनेंट, बी भी डोमिनेंट, हाई यील्ड है, इंसेक्ट रेजिस्टेंट है, अच्छे कैरेक्टर आ गए, ये प्लांट बढ़िया बन गया। लेकिन बात यह है कि ये प्लांट हेटेरोजाइगस फॉर्म में, क्या इस प्लांट को हेटेरोजाइगस फॉर्म में फार्मर को दे दे? अगर मान लीजिए हम इसको हेटेरोजाइगस फॉर्म में देते हैं और सपोज करो इसकी सेल्फिंग हो जाए, सेल्फिंग का मतलब सेम जीनोटाइप के साथ अगर क्रॉस हो जाए, तो जैसे इनका क्रॉस होगा एक चांस से इधर से स्मॉल ए, स्मॉल ए, स्मॉल बी आ सकता है, ये साथ हो सकता है। और अगर ये आ गया तो ना तो यहां इंसेक्ट रेजिस्टेंट पावर है, ना यहां हाई यील्ड, दोनों पावर नहीं है। और दोनों पावर नहीं है तो ये कैरेक्टर तो लॉस हो गया। मतलब हेटेरोजाइगस फॉर्म में दिक्कत यह आती है कि सेल्फिंग होने पर चांस है, हमेशा होगा जरूरी नहीं, चांस है कि कैरेक्टर लॉस हो सकते हैं। तो इन कैरेक्टर को बचाने के लिए यहां पर हमें इसको हेटेरोजाइगस से होमोजाइगस बना के फार्मर को देंगे। अब बात आती है इसको हेटेरो से होमोजाइगस बनाए कैसे? होमोजाइगस बनाने का सबसे बढ़िया तरीका होता है कि इसमें कंटिन्यूअस सेल्फिंग कराते जाए। याद है कुछ? जैसे जैसे सेल्फिंग कराते जाते हैं होमोजाइगोसिटी बढ़ती जाएगी। कंटिन्यूअस सेल्फिंग कराई, होमोजाइगस बन गया। अच्छा, होमोजाइगस बन गया, प्योर लाइन बन गई। इससे क्या फायदा? अगर सेल्फिंग हो भी जाती है, सेल्फिंग मतलब कैपिटल ए कैपिटल बी का क्रॉस होता है, तो ये वापस यही रहेगा, मतलब कैरेक्टर कभी लॉस नहीं होगा। तो मैंने क्या सिखाया? जब भी फार्मर को वैरायटी देंगे होमोजाइगस या हेटेरोजाइगस, होमोजाइगस फॉर्म में देंगे ताकि सेल्फिंग हो भी जाए तो कैरेक्टर कभी लॉस ना हो। होमोजाइगस फॉर्म में ही फार्मर को अल्टीमेटली दिया जाएगा। तो जो हमने सीखा, दिस स्टेप यील्ड प्लांट दैट आर सुपीरियर फॉर बोथ पेरेंट, दोनों पेरेंट से सुपीरियर होगा, एक तरह से हाइब्रिड विगर हो जाएगा। अच्छा, दिस सिलेक्शन प्रोसेस इज क्रूशियल टू द सक्सेस ऑफ ब्रीडिंग प्रोग्राम, यह सबसे क्रूशियल स्टेप है, यहां गलती होनी नहीं चाहिए। और इसीलिए हम इसको साइंटिफिक इवेल्युएशन की जरूरत पड़ती है, साइंटिफिक तरीके से इसको चेक करते हैं। और साथ ही साथ इन दिस स्टेप फाइनली प्योर प्लांट, होमोजाइगस प्लांट डेवलप किए जाते हैं और होमोजाइगस फॉर्म में ही फार्मर को देंगे। बात समझ में? हमने बच्चों ये प्लांट बना लिया है, ये प्लांट होमोजाइगस फॉर्म में है, कैपिटल ए कैपिटल बी जीनोटाइप है, बढ़िया सा प्लांट तैयार हो गया। अब इस प्लांट को हम किसको देंगे? फार्मर को।
अच्छा, जब इस प्लांट को हम फार्मर को देते हैं तो एक लास्ट बार की चेकिंग और बचती है, यानी फोर्थ के बाद एक लास्ट स्टेप और चलती है और उसको हम कहेंगे इसकी फिफ्थ स्टेप, लास्ट टेस्टिंग। टेस्टिंग, रिलीज एंड कमर्शलाइजेशन ऑफ न्यू कल्टीवर्स। कल्टीवर्स मतलब जिसको हम कल्टीवेट करते हैं, वैरायटी आप कह सकते हैं। अच्छा, अब किस बात की टेस्टिंग बची है वो समझिएगा। हमने जो फाइनली प्लांट बनाया है इसको सबसे पहले हम रिसर्च फील्ड में चेक करते हैं। किस बात के लिए चेकिंग करते हैं? ये जो प्लांट था कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल बी जुनो टाइप वाला प्लांट तो अच्छा है, होमोजाइगस भी है। अब बच्चों हम इसमें यह चेक करेंगे कि इसमें एग्जैक्टली यील्ड कितनी आ रही है। साथ ही साथ अब यह भी चेक करेंगे कि इस प्लांट की ग्रोथ के लिए बेस्ट फर्टिलाइजर कौन सा है। तो इसमें ए फर्टिलाइजर मिलाएंगे, बी फर्टिलाइजर मिलाएंगे, सी मिलाएंगे, अलग अलग फर्टिलाइजर मिला के चेक करेंगे। आपको लगा कि बी फर्टिलाइजर में ग्रोथ बढ़िया हुई, तो जब ये वैरायटी फार्मर्स को देंगे तो उनसे कहेंगे कि इसमें बी फर्टिलाइजर मिलाना ताकि प्रोडक्शन और अच्छा आएगा। तो हम यहां फर्टिलाइजर की टेस्टिंग कर लेंगे। इन चीजों की टेस्टिंग कहां पर की जाती है? रिसर्च फील्ड में। तो रिसर्च फील्ड में हम क्या कर रहे हैं? टेस्टिंग कर रहे हैं। अच्छा, रिसर्च फील्ड में जितना भी काम होता है सब आइडियल कंडीशन में होता है, सब कुछ आइडियल होता है, लेकिन फार्मर के यहां तो कोई आइडियल नहीं है। तो इसका मतलब हमें इसे रिसर्च फील्ड से कहीं ना कहीं फार्मर फील्ड पे ट्रांसफर करना पड़ेगा, रिसर्च से फार्मर फील्ड पे पहुंचाना पड़ेगा। अब फार्मर फील्ड में भी सारे फार्मर को नहीं देना है। हम क्या करेंगे, पूरे इंडिया में से कुछ फार्मर को सिलेक्ट करेंगे और अलग अलग जोन से, अलग जोन से मतलब कुछ साउथ से सिलेक्ट करेंगे, कुछ नॉर्थ से, कुछ ईस्ट से, कुछ वेस्ट से, कुछ मिडिल से, सेंटर से, मतलब अलग अलग जोन से हम सिलेक्ट करेंगे। जैसे हमने कुछ नॉर्थ इंडिया से सिलेक्ट कर दिया, कुछ साउथ इंडिया से, कुछ ईस्ट से, कुछ वेस्ट से, कुछ सेंट्रल से, ऐसे अलग अलग जोन से। अब इन फार्मर में सबको नहीं देना, अभी कुछ फार्मर को हमने ये वैरायटी दी, अलग अलग जोन के कुछ फार्मर को वैरायटी दी। फिर इन फार्मर से कहेंगे कि आप अपने फील्ड पे इसको लगाओ। फार्मर अपने अपने फील्ड पे लगाएगा। अच्छा, जब फार्मर अपने अपने फील्ड पे लगाएगा और चेक करेंगे हम फील्ड पे लगाने के बाद कि कहां के यहां पर प्रोडक्शन सबसे अच्छा है। मान लीजिए आपको लगा कि नॉर्थ इंडिया में प्रोडक्शन सबसे बढ़िया, सिखाने के लिए नॉर्थ इंडिया में प्रोडक्शन सबसे बढ़िया है, बाकी जगह प्रोडक्शन आया तो है लेकिन इतना अच्छा नहीं है, सबसे बढ़िया कहां है? नॉर्थ इंडिया। मतलब एक तरह से हमने यह भी जान लिया कि इस वैरायटी के लिए बेस्ट क्लाइमेट कौन सा है, मतलब नॉर्थ इंडिया का क्लाइमेट इसके लिए ज्यादा सुटेबल है, तो हम वैरायटी को नॉर्थ इंडिया के फार्मर्स को ही देंगे। हम जोन को भी सिलेक्ट कर रहे हैं। अरे बात समझ में? अच्छा, नॉर्थ इंडिया के फार्मर में आपने चेक किया और ये चेकिंग जो होगी एक साल नहीं करेंगे, हो सकता है एक साल तो बढ़िया प्रोडक्शन आ जाए, तो एक नहीं, दो नहीं, एटलीस्ट 3 ग्रोइंग सीजन तक चेक करेंगे, 3 सीजन तक तो चेक करेंगे ही करेंगे। तीनों सीजन तक बढ़िया प्रोडक्शन आया तब हम कह देंगे ये वैरायटी सबसे सुपीरियर बनी है, सबसे बेस्ट बनी है। और इस वैरायटी को लेके फिर हम चले जाएंगे इंडियन काउंसिलिंग ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, ICAR, न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली के फार्मर, न्यू दिल्ली के साइंटिस्ट लोगों को एक बार इस वैरायटी को चेक कराया जाएगा। वहां के साइंटिस्ट लोगों ने कह दिया कि आपकी वैरायटी बहुत अच्छी बनी है, तब जाके हम इसको मार्केट में लॉन्च करेंगे। डायरेक्ट भी लॉन्च नहीं कर सकते, एक बार ICAR के साइंटिस्ट लोगों से परमिशन लेनी पड़ती है। वो कहते हैं आपकी वैरायटी बेस्ट बनी है, तब जाके हम फार्मर को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो नई वैरायटी कैसे बनाते हैं ये सारी प्रोसेस मैंने आपको समझा दी। टोटल 5 स्टेप का खेल था। अच्छा, ये जो स्टेप थे इसके पॉइंट भी लिख लेते हैं। नई वैरायटी जो भी होती है सबसे पहले हम इसको रिसर्च फील्ड के अंदर चेक करते हैं। जैसे इसमें डिजीज रेजिस्टेंट पावर आई नहीं आई, अदर पावर आई नहीं आई, सब कुछ चेक करेंगे, कितना अच्छा प्रोडक्शन हो रहा है, फर्टिलाइजर कौन है। इसके बाद हम इसको रिसर्च फील्ड के बाद हम इसको ट्रांसफर करेंगे फार्मर फील्ड पे, एटलीस्ट 3 ग्रोइंग सीजन, 3 सीजन तक हम इसको चेक करेंगे। और फिर वैरायटी अच्छी बन गई तो कहां चले जाएंगे? ICAR दिल्ली चले जाएंगे और वहां से फाइनल परमिशन लेके इसको इंडिया के मार्केट में लॉन्च करेंगे। तो टोटल कितनी स्टेप हो गई? 5। वैरायटी का पहले कलेक्शन किया, उसके बाद सारे प्लांट में से जिस तरह की नई वैरायटी चाहिए उस तरह से पेरेंट का सिलेक्शन करेंगे, फिर उनका क्रॉस करेंगे। लेकिन क्रॉस वाली स्टेप टाइम कंज्यूमिंग होती है, टीडियस होती है। फिर हम सुपीरियर का सिलेक्शन करते हैं जो सबसे क्रूशियल स्टेप होती है, साइंटिफिक तरीके से चेक करते हैं। और ये फिर लास्ट स्टेप होती है जिसमें एटलीस्ट 3 ग्रोइंग सीजन तक चेक किया जाता है, पहले रिसर्च फील्ड में फिर फार्मर फील्ड में। क्लियर? तो प्लांट ब्रीडिंग कैसे की जाती है उसके 5 स्टेप मैंने आपको यहां पर समझा दी है। क्लियर? प्लांट ब्रीडिंग से नई वैरायटी कैसे बनाते हैं, इसमें कौन सी 5 स्टेप फॉलो की जाती है, ये 5 स्टेप बच्चों हम समझ चुके हैं। अब प्लांट ब्रीडिंग से हम जो नई वैरायटी बनाते हैं
इन नई वैरायटी के हमें क्या क्या फायदे हैं, इनसे हमें क्या क्या एप्लीकेशन मिल सकते हैं, इनके बारे में बच्चों अब हम समझने जा रहे हैं। यानी अगला सेक्शन जो हम लेंगे, एप्लीकेशन ऑफ प्लांट ब्रीडिंग। आपकी मॉड्यूल में पहले यहां पर म्यूटेशनल ब्रीडिंग लिखा होगा, लेकिन उसको बच्चों हम बाद में लेंगे। पहले हम एप्लीकेशन ऑफ प्लांट ब्रीडिंग लेते हैं। एप्लीकेशन ऑफ प्लांट ब्रीडिंग में सबसे पहला केस लेते हैं इंप्रूवमेंट ऑफ यील्ड। प्लांट ब्रीडिंग के वैसे एप्लीकेशन बहुत सारे हैं। प्रोडक्शन तो बढ़ाना ही है, साथ ही साथ इसके एप्लीकेशन होते हैं बैक्टीरियल डिजीज रेजिस्टेंट वैरायटी बनाना, इंसेक्ट रेजिस्टेंट वैरायटी बनाना, फूड की क्वालिटी को बढ़ाना, ऐसे इसके कई एप्लीकेशंस होते हैं। लेकिन हम यहां पर सबसे पहला केस ले रहे हैं प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए, इंप्रूवमेंट ऑफ यील्ड। यील्ड को बढ़ाना है प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए। अच्छा, कैसे हम प्लांट ब्रीडिंग से प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं, इसका एक बहुत अच्छा केस हम लेते हैं। हम यहां पर समझने जा रहे हैं इंप्रूवमेंट इन केस ऑफ वीट। वीट का इंप्रूवमेंट कैसे किया गया। वीट की वैरायटी को इंप्रूव करने का काम नॉर्मन ई बोरलॉग साइंटिस्ट ने किया है। बहुत ही फेमस नाम है नॉर्मन ई बोरलॉग, ये मेक्सिको के साइंटिस्ट है। इन्होंने बच्चों वीट की प्लांट ब्रीडिंग की हेल्प से सेमी ड्वार्फ वैरायटी बनाई थी। सेमी ड्वार्फ वैरायटी उसको कहा जाता है जो ना तो ज्यादा लंबी होती है ना छोटी होती है, मीडियम साइज की होती है, ना बड़ी ना छोटी, एकदम मीडियम साइज की होती है, उसको कहा जाता है सेमी ड्वार्फ। सेमी ड्वार्फ वैरायटी की खास बात यह होती है कि इनमें ब्रांचेस बहुत ज्यादा होती है, और जितनी ज्यादा ब्रांचेस होगी प्रोडक्शन उतना ही ज्यादा होगा। तो यहां पर सेमी ड्वार्फ वैरायटी का यूज किया जाता है। इन सेमी ड्वार्फ वैरायटी का पता करने के लिए एक नॉरिन 10 जीन भी यूज की गई थी, लेकिन वो जीन का नाम आपको याद नहीं रखना है। आप तो बस ऐसे ध्यान रखो, वीट का इंप्रूव करने का काम नॉर्मन ई बोरलॉग साहब ने किया था। इन्होंने वीट की सेमी ड्वार्फ वैरायटी बनाई थी, और ये दो बड़ी फेमस वैरायटी थी। इसमें एक आती है बच्चों सोनारा 64 और लेरमा रोजा। तो सोनारा 64, लेरमा रोजा, ऐसी बच्चों इन्होंने वैरायटी बनाई थी। और ये वैरायटी इतनी अच्छी थी कि इन वैरायटी ने इतना अच्छा प्रोडक्शन किया कि पूरे वर्ल्ड में फूड की प्रॉब्लम सोल्व हो गई। यानी इनकी वैरायटी से वर्ल्ड वाइज फूड की प्रॉब्लम को सोल्व किया गया था। और इसीलिए बच्चों इनको कहा भी जाता है फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन। मतलब इनकी वैरायटी से ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ, एक तरह से हम ये कह सकते हैं। तो इन्हें फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन कहा गया है, और साथ ही साथ इसके लिए इन्हें नोबेल प्राइज भी दिया गया था। तो 1970 के अंदर इन्हें नोबेल प्राइज मिला था। अच्छा, इन्हें नाम दिया गया फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन, क्योंकि इनकी वैरायटियां बहुत फेमस हुई, पूरे वर्ल्ड में फूड की प्रॉब्लम को सोल्व आउट किया। बात आती है वर्क कहां करते थे। नॉर्मन ई बोरलॉग साइंटिस्ट ने वर्क किया था इंटरनेशनल सेंटर फॉर व्हीट एंड मेज इंप्रूवमेंट। मतलब मेक्सिको का एक रिसर्च इंस्टीट्यूट था। इस रिसर्च इंस्टीट्यूट के अंदर ये वर्क करते थे। इन्होंने वर्क करके वीट की सेमी ड्वार्फ वैरायटी को डेवलप किया। सेमी ड्वार्फ का मतलब ना बड़ी ना छोटी, मीडियम साइज की होना चाहिए। इससे क्या फायदा, ब्रांचेस अच्छी होती है, तो इससे बच्चों हाई यील्डिंग होती है, प्रोडक्शन अच्छा होता है। और ये वैरायटी है सोनारा 64, लेरमा रोजा 64, बहुत ही फेमस वैरायटी है। अच्छा, ये वैरायटी कहां डेवलप हुई है? मैक्सिको। मैक्सिको में डेवलप हुई थी, बहुत फेमस वैरायटी हुई। इंडिया वालों को पता चल गया। इंडिया वालों को पता चला है कि सुना है कि मैक्सिको में एक साइंटिस्ट ने वीट की बहुत फेमस वैरायटी बनाई है जो बहुत अच्छा प्रोडक्शन दे रही है। तो इंडिया वाले मैक्सिको पहुंचे, और मैक्सिको से इन वैरायटी को उठा के इंडिया में लाया गया। अब इंडिया में लाने के बाद क्या होता है, इसके बारे में अब हम समझेंगे। जो बात यहां समझे, क्लियर हुई इतनी? हम बच्चों वीट के इंप्रूवमेंट में मैक्सिकन वैरायटी की बात कर रहे थे, सोनारा 64, लेरमा रोजा 64। इन वैरायटी को उठा के इंडिया में लाया गया। इंडिया में सोनारा 64 को ग्रो किया गया। कहां ग्रो कर रहे हैं? इंडिया में। जब इंडिया में इसको ग्रो किया गया तो इंडिया में ये इतना अच्छा प्रोडक्शन नहीं दे पाए। पूरे वर्ल्ड में अच्छा प्रोडक्शन है, इंडिया में आके इसको प्रॉब्लम आ गई। बात आती है इंडिया में इतना अच्छा प्रोडक्शन क्यों नहीं हो पाया। हां, इंडिया का क्लाइमेट डिफरेंट है, इन्वायरमेंट डिफरेंट है, और ये वैरायटी इंडिया के क्लाइमेट को सूट नहीं कर पा रही थी। इंडिया के क्लाइमेट को हर कोई सूट नहीं कर सकता है, तो ये वैरायटी भी इंडिया के क्लाइमेट को सूट नहीं कर पाई और सक्सेस नहीं हुई। मतलब मैक्सिको से वैरायटी तो लेके आए, लेकिन सक्सेस नहीं हुई, क्योंकि बच्चों इंडिया के एनवायरमेंट को ये एडजस्ट नहीं कर पाई। अब बात आती है, इतना पैसा लगा के मैक्सिको से हम वैरायटी लाए हैं, तो इसको ऐसे तो जाने नहीं देंगे, तो फिर कहीं ना कहीं इस वैरायटी को चेंज करना पड़ेगा। अब बात आती है इसको चेंज कैसे किया जाए। हां, इसको चेंज करने का काम किया था डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन। एम.एस. स्वामीनाथन ने क्या किया, इसके ऊपर गामा रेज डाली। अच्छा, जब इसके ऊपर गामा रेज डालते हैं तो गामा रेज इसमें म्यूटेशन करेगा, और इसमें एक नहीं, अलग अलग तरह से म्यूटेशन इंड्यूस किए गए।
मैंने एक बात आपको समझाई थी, सम टाइम म्यूटेशन इज यूजफुल। अच्छा, सम टाइम म्यूटेशन यूजफुल हो सकते हैं, फायदेमंद हो सकते हैं। यहां पर भी वही बात देखी गई कि जब इस पे म्यूटेशन किया गया, कई सारे म्यूटेशन कराए गए, एक म्यूटेशन ऐसा देखा गया जिससे बहुत अच्छी वैरायटी बनी और उस वैरायटी का नाम दे दिया गया शरबती सोनारा। मतलब सोनारा अब यहां पर इंडिया में क्या कहलाएगी? शरबती सोनारा। तो म्यूटेशन के बाद यही शरबती सोनारा में चेंज हो गई। अच्छा, इस म्यूटेशन का फायदा यह हुआ कि इससे इतना अच्छा प्रोडक्शन हुआ कि इंडिया में तो फूड प्रोडक्शन हो ही रहा था, बाहर भी भेजने लगे थे। तो बताइए, यहां म्यूटेशन से हमें नुकसान हुआ है, फायदा हुआ? फायदा हुआ। तो म्यूटेशन सम टाइम फायदा दे सकता है। सेम केस इसके साथ भी हुआ। लेरमा रोजा 64 इंडिया में लाए गए। इंडिया में जब इसको ग्रो किया गया, बताइए प्रॉपर सक्सेस नहीं हुई। अब क्या करें? हां, इसको भी मॉडिफाइड किया। किसने? डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन। एमएस स्वामीनाथन साहब ने इसके ऊपर गामा रेस डाली और गामा रेस डाली तो गामा रेस की वजह से यह चेंज हुई और यही सोनारा 64 अब बन गई पूसा लेरमा। पूसा इंस्टीट्यूट में स्वामीनाथन साहब काम करते थे, तो इंस्टीट्यूट के नाम पर इसको नाम लिखा गया पूसा लेरमा। और यह भी बच्चों म्यूटेशन से डेवलप हुई। तो यहां म्यूटेशन से हमें फायदा हुआ। अब यह ध्यान रखना, यह जो वैरायटी बनी थी यह तो प्लांट ब्रीडिंग से बनाई, मतलब क्रॉस करके बनाई गई थी, और यह वैरायटी म्यूटेशन से बनी है। मतलब यह एक तरह से म्यूटेशन या म्यूटेशन ब्रीडिंग का एग्जाम्पल है। यह एक तरह का म्यूटेशन ब्रीडिंग है और यह यहां पर एग्जैक्टली क्या चल रहा है बच्चों? प्लांट ब्रीडिंग। तो यह प्लांट ब्रीडिंग से बनाई गई, यह म्यूटेशनल ब्रीडिंग से बनाई गई। बात समझ में? इन वैरायटी की इंडिया में क्या प्रॉब्लम आई? दिस वैरायटी कुड नॉट एडॉप्ट टू इंडियन कंडीशन। ये इंडिया के एनवायरमेंट को एडजस्ट नहीं कर पाई थी। क्लियर? चाहे तो आप इसको नोट करना चाहे तो नोट कर लीजिएगा। जो बात यहां समझाई क्लियर हुई अच्छे से? सोनारा 64, लेरमा रोजा 64, इनको बच्चों म्यूटेशन से चेंज किया गया। कहां चेंज किया गया? IARI, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसी में ही एक डिवीजन था पूसा पार्ट, वहां पे इसको डेवलप किया गया। अच्छा, किसके डायरेक्शन में इसको चेंज किया गया? डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन। एमएस स्वामीनाथन साहब की बात करें, ही हैड प्रोड्यूस शरबती सोनारा एंड पूसा लेरमा। दो वैरायटी बनाई थी और किसके थ्रू बनाई गई थी? म्यूटेशन के थ्रू। अच्छा, ये वैरायटी इंडिया में काफी सक्सेसफुल हुई। इंडिया में इनकी वजह से प्रोडक्शन काफी बड़ा भी है, इसलिए स्वामीनाथन साहब को कहा जाता है फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया। अब कंफ्यूज नहीं होना। अच्छा, ऐसे आता फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन, तो क्या आंसर जाता? नॉर्मन ई बोरलॉग। लेकिन फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया पूछा जाए तो फिर आंसर क्या चला जाएगा? डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन। क्लियर? अच्छा, 1963 के अंदर फिर यहां पर कुछ वैरायटी और डेवलप की गई, लेकिन वो म्यूटेशन से नहीं, प्लांट ब्रीडिंग से क्रॉस करके वैरायटी बनाई गई थी और यह वैरायटी बहुत फेमस थी, सोनालिका कल्याण सोना। और यह सोनालिका कल्याण सोना हाई यील्डिंग थी, मतलब प्रोडक्शन तो अच्छा ही था, साथ ही साथ ये डिजीज रेजिस्टेंट भी थी। इनमें आसानी से डिजीज नहीं हो पाती थी, मतलब इनका प्रोडक्शन बहुत अच्छा था। अब अगर मैं बात करूं वीट की, तो वीट को इंप्रूव करने में कई वैरायटी हो गई। कौन कौन सी हो गई जरा ध्यान समझना। सोनारा 64, लेरमा रोजा, ये तो हो गई बोरलॉग साहब की। शरबती सोनारा, पूसा लेरमा, ये म्यूटेशन से बनाए स्वामीनाथन साहब ने। और प्लांट ब्रीडिंग करके कुछ वैरायटी और बनाई गई, सोनालिका कल्याण सोना। ये सब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपके एनसीईआरटी में यही नाम लिखा है, सोनालिका कल्याण सोना। एग्जाम में बच्चों एक लाइन का क्वेश्चन आएगा, सोनालिका इज अ वेराइटी ऑफ वीट, राइस, शुगर केन, ऐसे पूछा जाएगा। सोनालिका किसकी वैरायटी है बच्चों? वीट की। सेमी ड्वार्फ वैरायटी होती है, हाई यील्डिंग है, साथ ही साथ ये डिजीज रेजिस्टेंट भी होती है। जो बात यहां मैंने आपको समझाई क्लियर हुई अच्छे से? ये नोट करना। और ये वैरायटी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, अच्छे से याद रख लेना, ये म्यूटेशन से बनाई थी और ये प्लांट ब्रीडिंग से बनाई गई है। क्लियर? अगर हम वीट के इंप्रूवमेंट की बात करें, 1960 में इंडिया के अंदर, ये इंडिया की बात चल रही है, इंडिया के अंदर वीट का प्रोडक्शन होता था 11 मिलियन टन। 1960 में 11 मिलियन टन था, लेकिन जब प्लांट ब्रीडिंग की गई, नई नई वैरायटी बनाई गई, तो 2000 आते आते यही प्रोडक्शन बढ़कर 75 मिलियन टन हो गया। मतलब 11 से लेकर 75 टन बहुत ज्यादा प्रोडक्शन बढ़ा दिया गया। और इस प्रोडक्शन को बढ़ाने में प्लांट ब्रीडिंग यूज की गई और उससे जो वैरायटी बनाई, कौन सी? सोनालिका कल्याण सोना। इसके अलावा म्यूटेशन वाली भी काम में ली गई, शरबती सोनारा, पूसा लेरमा। इन सब की वजह से इंडिया में प्रोडक्शन बहुत ज्यादा इंक्रीज हुआ। कहां से लेकर कहां तक? 11 मिलियन से लेकर 75 मिलियन टन।
ये डेटा भी इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी का डेटा है, तो आप इस डेटा को भी अच्छे से ध्यान रखिए। वीट का इंप्रूवमेंट कैसे किया गया, समझ में आया बच्चों अच्छे से? राइस का इंप्रूवमेंट कैसे किया गया है? हम बच्चों प्लांट ब्रीडिंग के एप्लीकेशन समझ रहे थे, कैसे प्रोडक्शन को बढ़ाया जाए। वीट का इंप्रूवमेंट हम समझ चुके हैं, अब हम समझेंगे राइस का। राइस का इंप्रूवमेंट करना है, इंप्रूवमेंट इन राइस। तो राइस को इंप्रूव करने के लिए भी सेम वही कहानी है कि इसके लिए भी सेमी ड्वार्फ वैरायटी चाहिए। यहां पर सेमी ड्वार्फ वैरायटी बनाने के लिए एक जीन काम में ली जाती है, डी जीओ वू जीन। लेकिन वो जीन आपको याद करने की जरूरत नहीं, कभी पूछी जाती है। हां, उस जीन की हेल्प से इनको सेमी ड्वार्फ वैरायटी को तैयार किया गया। अच्छा, कैसे कैसे राइस का इंप्रूवमेंट हुआ, आइए समझते हैं। सेमी ड्वार्फ राइस वैरायटी हमें बनानी होती है। मुझे बताओ, मैं बार बार ये सेमी ड्वार्फ क्यों बोलता हूं? सेमी ड्वार्फ इसलिए कहा जाता है क्योंकि बच्चों इसमें प्रोडक्शन ज्यादा अच्छा आता है। अगर वैरायटी एकदम लंबी हो उसमें भी प्रोडक्शन नहीं मिलता, बहुत छोटी हो तब भी नहीं मिलता। सेमी ड्वार्फ का प्रोडक्शन बहुत अच्छा होता है। सेमी ड्वार्फ वैरायटी को डिराइव किया गया, कहां से डिराइव किया गया? IR8 से। ये IR8 राइस की वैरायटी है। जो यहां पे मैं लिख रहा हूं ये सब राइस की वैरायटी है। ये बच्चों IR मतलब एक तरह से इसको आप इंटरनेशनल राइस या इंप्रूव्ड राइस भी कह सकते हो। इंप्रूव्ड राइस 8, ये राइस की वैरायटी डेवलप की गई थी इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट फिलीपींस में। फिलीपींस का एक इंस्टीट्यूट है इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसको शॉर्ट में IRRI भी कहते हैं। फुल फॉर्म बोलो, इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट। कहां है? फिलीपींस में। और फिलीपींस के साइंटिस्ट लोगों ने राइस की एक बड़ी फेमस वैरायटी बनाई, क्या नाम था उसका? IR8। इसी तरह से बच्चों राइस की एक वैरायटी ताइवान के अंदर बनी थी, और ताइवान के अंदर उस जो वैरायटी बनी थी उसका नाम था ताइचुंग नेटिव 1। क्या नाम है? ताइचुंग नेटिव 1। कहां बनी है? ताइवान के अंदर। यह सब राइस की वैरायटी है। राइस की ये दोनों वैरायटी बहुत फेमस वैरायटी है। इनका प्रोडक्शन बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा प्रोडक्शन था। अच्छा, इनका प्रोडक्शन बहुत अच्छा था। एक बात और ये भी ध्यान रखना, अगर किसी के आगे IR लगा दिया जाए तो IR लग गया मतलब समझ जाना क्यों राइस की वैरायटी है। जैसे ये IR24 हो सकता है, IR36 हो सकता है, ऐसे IR लिखा है मतलब वो राइस की वैरायटी है। अच्छा, राइस की IR वैरायटी कहां बनी थी? IRRI में, फिलीपींस के अंदर तैयार की गई। इन वैरायटी का प्रोडक्शन बहुत अच्छा था। इंडिया वालों को पता चला कि IR वैरायटी बहुत अच्छा प्रोडक्शन दे रही है, तो इस बार फिलीपींस पहुंचे, ताइवान पहुंचे, और इन वैरायटी को उठा के इंडिया में लाया गया। जब इनको इंडिया में ग्रो किया गया तो वही प्रॉब्लम, ये इंडिया के क्लाइमेट को सूट नहीं कर पाई, तो ये इंडिया में प्रॉपर सक्सेस नहीं हो पाई। दिस वैरायटी को 1966 के आसपास इंडिया में लाया गया, लेकिन ये इंडियन कंडीशन को एडॉप्ट नहीं कर पाई। अच्छा, फिर क्या किया गया? मॉडिफाइड। इनको मॉडिफाइड करने के लिए क्या किया गया? जैसे IR8 है तो इसका बच्चों इंडियन वैरायटी के साथ क्रॉस किया गया, मतलब इंडियन राइस के साथ क्रॉस किया गया, और क्रॉस करने के बाद न्यू वैरायटी बनाई गई। मतलब IR8 को इंडियन राइस के साथ क्रॉस किया, नई वैरायटी बनाई। और यहां जो नई वैरायटी बनाई गई थी, इनमें एक थी रत्ना और जया। रत्ना जया राइस की वैरायटी बनाई गई, और राइस की ये वैरायटी बहुत फेमस वैरायटी थी। इन्होंने इंडिया के अंदर फूड प्रोडक्शन को काफी इंप्रूव किया है। तो यहां पर खास बात क्या है? बाद में हाई यील्डिंग सेमी ड्वार्फ वैरायटी तैयार की गई। कौन कौन सी थी? जया एंड रत्ना। ये इंडिया के अंदर डेवलप की गई थी। एक बार फिर समझना क्या सिखाया? IR8 ताइचुंग नेटिव 1, ये फिलीपींस की वैरायटी है, ये ताइवान की वैरायटी है। इनको उठा के इंडिया में लाया गया, सक्सेस नहीं हुई, तो फिर इनका इंडियन वैरायटी के साथ क्रॉस करके नई वैरायटी तैयार की, जिसका नाम था जया एंड रत्ना। क्वेश्चन ये आएगा, जया रत्ना किसकी वैरायटी है? क्या बताओगे? राइस। ये राइस की वैरायटी नीट में आ चुका है ऐसा क्वेश्चन। एक लाइन का क्वेश्चन आता है, जया इज द वैरायटी ऑफ राइस। ये याद रखना अच्छे से, इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये अच्छे से याद रखना, बात समझ में? अच्छा, इसी तरह से IR36 वैरायटी को भी डेवलप किया गया था। अच्छा, किसी के आगे IR लगा है मतलब राइस की वैरायटी। इसके अंदर बच्चों ग्रेसी स्टंट वायरस का इंफेक्शन नहीं हो पाता था, यह भी तैयार की गई। मतलब किसी के आगे IR लगा दिया तो समझ जाना कि वो राइस की वैरायटी है। तो राइस की क्या क्या वैरायटी है समझ में आया? IR8, ताइचुंग नेटिव 1, रत्ना, जया, IR36, ये सब राइस की वैरायटी है। और वो शरबती, सोनारा, पूसा लेरमा, वो किसकी है? वीट की है। तो कंफ्यूज नहीं होना, इन वैरायटी को अच्छे से आप याद रखें, इंपॉर्टेंट है सारे। क्लियर? रत्ना जया यहां ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
अच्छा, राइस का जब इंप्रूवमेंट किया गया तो प्रोडक्शन बहुत बढ़ा। एक डेटा हम लेते हैं। अच्छा, यहां पे अगर हम डेटा की बात करें तो यहां पर राइस में इंप्रूवमेंट ऑफ राइस की बात करें, 1960 की बात आती है, 35 मिलियन टन राइस का प्रोडक्शन था। लेकिन 2000 आते आते यहां प्रोडक्शन काफी ज्यादा हो गया, 89.5 टन। मतलब 89.5 मिलियन टन इतना प्रोडक्शन बढ़ गया। किसकी वजह से? रत्नाइंजया की वजह से। तो रत्नाजया का प्रोडक्शन इतना अच्छा हुआ कि इनकी वजह से इंडिया में फूड का प्रोडक्शन, मतलब राइस का प्रोडक्शन बहुत बड़ा है। यह डेटा भी आप अच्छे से याद रखें, इंपॉर्टेंट है। तो वीट वाला डेटा भी याद रखना, वहां पर 11 से 75 था, यहां 35 से 89.5 मिलियन टन है। तो डेटा आप याद रखिएगा। राइस का इंप्रूवमेंट कैसे किया गया, समझ में आए बच्चों अच्छे से? तो ये राइस का इंप्रूवमेंट भी आप लोग अच्छे से ध्यान रखिए। क्लियर? प्लांट ब्रीडिंग के बच्चों में एप्लीकेशन समझ रहे हैं, इसमें कैसे प्रोडक्शन बढ़ाया गया। इसी में ही अगला केस लेते हैं, इंप्रूवमेंट इन शुगर केन। वीट और राइस का हम समझ चुके हैं, उनकी वैरायटी कौन कौन से याद भी रखना है। शुगर केन की बात करें, शुगर केन की एक वैरायटी आती है सेकेरम बारबेरी। यह सेकेरम बारबेरी नॉर्थ इंडिया में ग्रो किया जाता है, ग्रो इन नॉर्थ इंडिया। ये जो नॉर्थ इंडिया की वैरायटी थी, इसमें प्रोडक्शन इतना अच्छा नहीं था, इसकी कई प्रॉब्लम थी। सबसे पहली प्रॉब्लम कि इसका स्टेम बहुत थीन होता था, स्टेम बहुत पतला होता था। दूसरी प्रॉब्लम यह थी, इसमें पुअर शुगर कंटेंट, मतलब शुगर कंटेंट भी बहुत कम होता था, इतनी ज्यादा शुगर की क्वांटिटी नहीं थी। साथ ही साथ इसमें यील्ड भी बहुत कम थी, प्रोडक्शन भी बहुत कम था। और सीधी सी बात है, स्टेम अगर थीन रहेगा तो प्रोडक्शन डाउन होगा। यानी मैं इतना कह सकता हूं, नॉर्थ इंडिया का जो शुगर केन है, इतना अच्छा शुगर केन नहीं था। सारी प्रॉब्लम इसी के साथ ही, शुगर का कंटेंट भी कम है, प्रोडक्शन भी कम है, स्टेम भी थीन है, सारी प्रॉब्लम इसके साथ थी। अब बात आती है यहां की प्रॉब्लम को कैसे सोल्व किया जाए। अच्छा, सेकेरम बारबेरी की प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए एक वैरायटी यूज की गई थी, सेकेरम ऑफिसिनेरम। सेकेरम ऑफिसिनेरम ये बच्चों साउथ इंडिया में ग्रो किया जाता है। ये कहां किया जाता है? नॉर्थ इंडिया। ये साउथ इंडिया में ग्रो किया जाता है। साउथ इंडिया की इस वैरायटी की खास बात यह थी कि इसमें सारी अच्छी बातें थी। मतलब जो यहां लिखा है जस्ट इसका उल्टा यहां था। मतलब इसमें थीन स्टेम था तो इसमें थिक स्टेम था। साथ ही साथ इसमें पुअर शुगर कंटेंट था तो इसमें हायर शुगर कंटेंट था। इसका प्रोडक्शन कम था लेकिन इसका प्रोडक्शन अच्छा था। सारी अच्छी बातें सेकेरम ऑफिसिनेरम के साथ थी। यह ध्यान रखना, प्रॉब्लम किसके साथ है? नॉर्थ इंडिया का शुगर केन के साथ। साउथ इंडिया का शुगर केन बहुत अच्छा है, इसमें सारे फीचर अच्छे थे। स्टेम भी ठीक है, शुगर कंटेंट भी अच्छा है, प्रोडक्शन भी अच्छा है। अब जो नॉर्थ इंडिया में प्रॉब्लम थी तो साइंटिस्ट लोगों ने क्या किया, इस साउथ इंडियन सेकेरम ऑफिसिनेरम को उठा के नॉर्थ इंडिया में ग्रो करना चालू किया। मतलब साउथ इंडियन वैरायटी को नॉर्थ इंडिया में ग्रो कराया। अच्छा, नॉर्थ इंडिया में जब ग्रो कराया यह प्रॉपर सक्सेस हुआ ही नहीं, मतलब यह सक्सेस ही नहीं हुई। बताओ क्यों? हां, क्लाइमेट एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। नॉर्थ इंडिया साउथ इंडिया का क्लाइमेट बहुत ज्यादा वेरी करता है। तो जब इस वैरायटी को उठा के नॉर्थ इंडिया में ग्रो कराया गया तो यह वहां सक्सेस नहीं हुई। तो बात आती है फिर इस प्रॉब्लम को कैसे सोल्व किया गया। इसको सोल्व करने के लिए इन दोनों वैरायटीज का आपस में क्रॉस किया जाता है। क्लियर? जो बात यहां आप भी समझे, पहले इसको नोट कर लीजिएगा। हां, और ये नाम भी याद रखना, नॉर्थ इंडियन का नाम सेकेरम बारबेरी और साउथ इंडिया वाली का नाम सेकेरम ऑफिसिनेरम। इन दोनों का क्रॉस करके अब कैसे इस प्रॉब्लम को सोल्व आउट किया गया वो हम समझते हैं। सेकेरम बारबेरी, सेकेरम ऑफिसिनेरम क्रॉस किया। ये तो कहां की वैरायटी बच्चों? नॉर्थ इंडिया, और ये साउथ इंडिया। इन दोनों का क्रॉस करके नई वैरायटी बनाई। अच्छा, इस नई वैरायटी की खास बात क्या थी? इस तरह से बच्चों एक नई वैरायटी शुगर केन की डेवलप की गई। इसमें खास बात यह थी कि इसमें थिकर स्टेम था, खास बात हायर शुगर कंटेंट था, एक और खास बात हाई यील्ड थी। मतलब सारे अच्छे फीचर तो थे ही, लेकिन सबसे मजे की बात यह थी कि ये सक्सेसफुली ग्रो इन नॉर्थ इंडिया। ये नॉर्थ इंडिया में भी इस वैरायटी को उठा के नॉर्थ इंडिया में भी ग्रो किया गया, सक्सेसफुली ग्रो हो रही थी। पहले डायरेक्ट ग्रो नहीं हो रही थी, लेकिन दोनों का क्रॉस करके जब नई वैरायटी तैयार की गई, वो नई वैरायटी हां नॉर्थ इंडिया के अंदर भी प्रॉपरली सक्सेसफुल हुई। इतना समझाने के बाद क्वेश्चन तो यही आएगा, साउथ इंडिया की वैरायटी सेकेरम ऑफिसिनेरम, नॉर्थ वाली सेकेरम बारबेरी, किसमें अच्छे फीचर थे? किसमें अच्छे फीचर थे? ऑफिसिनेरम में। इसको उठा के नॉर्थ इंडिया में ग्रो किया, सक्सेस नहीं हुई, क्रॉस करके नई वैरायटी को तैयार किया गया और नई वैरायटी से प्रोडक्शन बढ़ा है। हम यही तो पढ़ रहे हैं कैसे प्रोडक्शन बढ़ाया जाए। इसी में ही एक केस और आता है, वो आता है इंप्रूवमेंट इन मिलेट्स। बात आती है मिलेट्स होते क्या है।
मिलेट्स मतलब मेज, ज्वार, बाजरा, मेज, ज्वार, बाजरा, इन सबको कंबाइन करके हम क्या नाम दे सकते हैं? मिलेट्स। इनको मिलेट्स कहा जाता है। इनको इंडिया के अंदर डेवलप किया गया और वही क्रॉस करके हाइब्रिड में इसको तैयार किया गया। क्यों तैयार किया गया? क्योंकि इनमें एक तो यील्डिंग बहुत अच्छी होती है और साथ ही साथ रेजिस्टेंस टू वाटर स्ट्रेस। अगर बच्चों पानी कम भी हो जाए, पानी का स्ट्रेस है, तो उसको यह सहन कर ले जाती है, अच्छा प्रोडक्शन दे सकती है। इन वैरायटी की यह खासियत थी। तो ध्यान रखना, मिलेट्स को डेवलप किया गया। और मिलेट्स में क्या क्या आते हैं? हाइब्रिड मेज डेवलप किए गए, हाइब्रिड ज्वार डेवलप की गई, हाइब्रिड बाजरा तैयार किया गया। क्यों तैयार किया गया? ताकि प्रोडक्शन को बढ़ाया जाए। तो हमने बच्चों कहां कहां पर इंप्रूवमेंट किया, वो सारे केस हमने समझे। राइस का इंप्रूवमेंट सीखा है, व्हीट का समझा है, शुगर केन का समझा है और मिलेट्स का इंप्रूवमेंट समझा है। ये सब प्लांट ब्रीडिंग से क्रॉस करके नई नई वेराइटियां तैयार की गई, जिनका प्रोडक्शन बहुत अच्छा था।